और नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद एक बार फिर से नई सरकार के गठन का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। जेएनसी ग्रुप समेत नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की, ये नाम आप सुन लीजिए, इस नाम पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद माना अब ये जा रहा है कि नेपाल की अगली कमान सुशीला कार्की ही संभालने वाली है। न्यूज 18 के साथ बातचीत में सुशीला कार्की ने अपने प्लान और भारत से रिश्तों को लेकर कई महत्वपूर्ण चीजों को साझा किया है। देखिए, अब सवाल यही था नेपाल की स्थिति को देखने के बाद कि अब ये कमान देश की किसके हाथ में होगी। जो ओली सरकार के खिलाफ हिंसा भड़की, उसके बाद अब नई सरकार के गठन का रास्ता लगभग साफ नजर आ रहा है। जो जेएनजी ग्रुप है, और इसके लिए जानना आपको जरूरी क्यों है, क्योंकि जेएनजी ग्रुप ने ही वहां पर प्रदर्शन किया। अब जेएनजी ग्रुप समेत नेपाल की सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लगा दी है। और क्या उन्होंने कहा है, ये भी जरा आपको सुनवाते हैं। नेपाल की जनता और भारत के जनता के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हमारे परिचित हैं, जिनको कुछ हुआ तो हमको आंखों में आंसू आती है। हमें इतना हमारा सद्भाव है, प्रेम है, वो लोग बहुत हम लोग को मानते हैं, प्यार करते हैं, ये हम जानते हैं। हमारे और भारत के बीच में, जनता के बीच में अच्छा संबंध है, हम जानते हैं। और एक्सपेक्ट तो ये है, इंडिया ने, भारत ने सभी समय पर नेपाल को सहयोग किया है, मदद किया है। अब ये बीच बीच में हम लोग बहुत नज़दीक हैं, तो एक कहावत है, जब बहुत किचन में वो बर्तन बहुत एक साथ होता है, उसके बीच में कुछ आवाज़ निकलता है, वही है। मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ पहले। आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है, अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है, अभी कोई फिक्स नहीं है। कल चेंज भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते। हम लोग बातें करेंगे कि जब इंटरनेशनल मामला होता है, जब दो देश के बीच का मामला होता है, उसमें तो कुछ लोग बैठ करके एक पॉलिसी बनाकर ना बोला जाता है। इसलिए अभी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स। पहले तो देखिए, यहाँ तो पीस की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। पीपल को ये हम नहीं कह सकते कि इकोनॉमिकल हम इतना चेंज लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। हम लोग का टारगेट होता है कि एक इलेक्शन करके, आम निर्वाचन करके, आने वाला जो है लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर, उनके हाथ में हैंड ओवर करना है। फर्स्ट पर्पस तो यही है। और उसके बाद हम छोटा मोटा काम करेंगे। कितना टाइम मिलेगा हमको? 6 महीना या 1 साल से ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत ज़्यादा शायद ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करेंगे। हम लोग ये ट्राई करेंगे, जो अभी भवन को वो किया गया है, ध्वस्त किया गया है, उसको कुछ मरम्मत के लिए हम कर सकते हैं। हमको लगता है कि इतनी ज़्यादा हम नहीं कर सकते। बस एक फेयर एंड इलेक्शन जो होता है, एकदम नेपाल में अभी इलेक्शन जो है बहुत गंदी तरह से हो रहा है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि फेयर इलेक्शन हो और ईमानदार नेता लोग आए। तो नेपाल में लगातार चर्चा थी कि आखिर प्रधानमंत्री का पद अब किसको दिया जाए और कैसे अंतरिम पीएम का नाम सामने आया, वो भी आपको यहां पर बताते हैं। देखिए, जेएनजी नेताओं की 5 घंटे तक एक वर्चुअल मीटिंग बकायदा यहां पर चली। अब सुशीला कार्की के साथ देश के हालात पर उसमें चर्चा यहां पर की गई। इसके बाद मीटिंग के बाद सुशीला कार्की का जो नाम था वो सामने आया और बालेन शाह में वोटिंग यहां पर हुई। सुशीला कार्की और बालेन शाह के बीच वोटिंग। सुशीला कार्की को 58% और बालेन शाह को 32% वोट यहां पर हासिल हुए। इसके अलावा जेएनजी नेपाल ट्विटर पोल के जरिए वोटिंग भी कराई गई। सुशीला कार्की को 58.9% वोट के साथ युवाओं ने नेता चुना है।